आज हम एनसीईआरटी 11th यूनिट 2 डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक 2022-23 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों के मध्य भेद कीजिए। प्राथमिक समंक जैसे कि मान लीजिए कि आप जनगणना करने जाएं और आप घर घर से एक प्रश्नावली से प्रश्न पूछकर आंकड़े एकत्रित करके लाएं, तो वो जो आपके आंकड़े होंगे वो क्या होंगे? प्राथमिक समंक। लेकिन आपने किसी दूसरे ने जनगणना की और आपसे जनगणना करने को कहा जाए तो आपने उसमें सोचा पिछले साल की जनगणना है, सांख्यिकी विधियों करके उसमें विधियों का प्रयोग करके आपने थोड़े से आंकड़े और बना दिए, बढ़ा के, और नई जनसंख्या आपने प्रस्तुत कर दी। तो जो आपने जनसंख्या बनाई है तो वो क्या होगी? द्वितीयक समंक। यानी आपने पूर्व के समंक लिए और उनमें कुछ संशोधन किया और संशोधन करके नई जनगणना के आंकड़े बनाए, तो वो क्या होंगे? द्वितीयक समंक। क्योंकि इसे किसी और ने एकत्रित करा था, आपने तो सिर्फ इनका क्या किया है? प्रयोग किया है। तो प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं क्योंकि ये अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है। ये मौलिक यानी नए नहीं होते क्योंकि इन्हें किसी और ने एकत्रित किया होता है। ये उद्देश्य के अनुकूल होते हैं। प्राथमिक समंक आप स्वयं एकत्रित करते हैं तो आप स्त्री पुरुष विकलांग जितने जो भी उद्देश्य है उसके अनुकूल आप आंकड़े एकत्रित करेंगे। लेकिन द्वितीयक समंक में आंकड़े उद्देश्य के अनुकूल बनाना पड़ेंगे क्योंकि इसे किसी और ने एकत्रित किया है। सावधानी, प्राथमिक समंक में अधिक सावधानी की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप खुद ही एकत्रित कर रहे हैं तो आप जो भी आंकड़े लाएंगे वो सही होंगे। लेकिन द्वितीयक समंक में सावधानी की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि दूसरे के आंकड़े के प्रयोग आप कर रहे हैं, तो सावधानी से सही स्टैटिस्टिकल फार्मूले का प्रयोग करके आप जनसंख्या को बढ़ाएंगे या किसी भी सांख्यिकी प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। एक अच्छी प्रश्नावली के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए? अनुसंधान के उद्देश्य का स्पष्टीकरण। जब हम प्रश्नावली बनाएं तो हमें उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहिए। अनुसंधान को अपना परिचय करना, अनुसंधानकर्ता जो है वो पहले तो अपना परिचय दे, फिर उद्देश्य बताए कि वो आंकड़े एकत्रित करने क्यों आया है। प्रश्नों की संख्या, ना तो प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा हो ना ही प्रश्नों की संख्या बहुत कम होना चाहिए। उचित आकार होना चाहिए प्रश्नावली का। प्रश्नों की प्रकृति सरल, स्पष्ट और सूक्ष्म होना चाहिए। यानी प्रश्न ऐसे ना हो कि द्विअर्थी, जैसे कनक के दो अर्थ होते हैं, धतूरा और सोना, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ धतूरे का प्रयोग किया या सोने का। तो शायद, प्रायः, ये जो शब्द होते हैं वो निश्चित नहीं होते। तो प्रश्नावली में प्रश्न में जो शब्द हैं वो बहुत सोच समझ कर चयन करना चाहिए। एक आदर्श प्रश्नावली का प्रारूप बताइए। एक अच्छी प्रश्नावली का जो प्रारूप होता है उसमें पहले सारणी संख्या होना चाहिए, फिर शीर्षक लिखा होना चाहिए, फिर पंक्ति का शीर्षक, कॉलम का शीर्षक अलग अलग लिखा होना चाहिए। संख्याएं करोड़ में, अंकों में, लाखों में, कितने में है वो लिखना चाहिए। उपकॉलम और उपकॉलम के शीर्षक भी लिखना चाहिए। सारणी का मुख्य भाग क्या है वो भी लिखना चाहिए। और सारणी में टिप्पणी, और टिप्पणी का अर्थ होता है कि किसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए टिप्पणी लिख दी। स्रोत, यानी आपने सारणी में जो आंकड़े लिखे हैं वो कहाँ से एकत्रित किए हैं वो स्रोत के अंतर्गत आएंगे। समावेशी और अपवर्जी विधि में अंतर बताइए। समावेशी का अर्थ होता है कि जैसे 5 से 10, 10 से 20, ठीक है। तो समावेशी में क्या होगा कि 5 से 10 का मतलब है कि 5 अंक वाला भी इसी में होगा, 6, 7, 8, 9 और 10 अंक वाला भी इसी में समाविष्ट होगा। लेकिन अपवर्जी में क्या होगा? 5 से 10 का मतलब है 5 से 9 वाले इसमें होंगे और 10 अंक वाला इसमें ना होकर 10 से 20 वाले में होगा। यानी जो लास्ट वाला अंक होता है वो अगली श्रेणी में समाविष्ट होता है। समावेशी श्रेणी का अर्थ, समावेशी श्रेणी में वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को उसी वर्ग में शामिल किया। ऊपरी सीमा क्या है? 10। 10 जो है इसी वर्ग में शामिल है, यानी 10 अंक प्राप्त करने वाला बच्चा इसी वर्ग में आएगा। जबकि अपवर्जी श्रेणी में क्या होता है? जैसे कि ऊपरी सीमा यही यदि 5 से 10
अपवर्जी श्रेणी होती तो ऊपरी सीमा तो 10 होती, लेकिन 5 से 10 वाले वर्ग में ना आकर किस में आती, 10 से 20 वाले वर्ग में। यानी 5 से 10 में केवल 5 से 9 के अंक प्राप्त करने वाले बच्चे आते, 10 अंक प्राप्त करने वाला बच्चा अगले वर्ग में शामिल होता। उपयुक्तता, ये श्रेणी असतत चर के लिए समावेशी श्रेणी उपयुक्त होती है, जबकि अपवर्जी श्रेणी जो होती है वो निरंतर चर के लिए उपयुक्त होती है। निरंतर पुनरावृत्ति, समावेशी श्रेणी में क्या होता है, पुनरावृत्ति नहीं होती। समावेशी श्रेणी में 5 से 10 बना है तो अगला क्या होगा, 11 से बनेगा, 10 से नहीं बनेगा। जबकि अपवर्जी जैसे 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 तक। जबकि अपवर्जी श्रेणी में देखिए 10 से 20, 20 से 30, यानी 20 की पुनरावृत्ति हुई तो इसमें उच्च सीमा की पुनरावृत्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको ये आंकड़े दिए गए हैं और इनमें से आपको आवृत्ति आयात चित्र बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये देख लेंगे कि प्राप्तांक 0 से शुरू हैं 35 तक, तो हमने क्या किया, 0 से शुरू करके 35 तक 5-5 के डिफरेंस से लिख लिया, 0 से 5, 5 से 10। अब विद्यार्थियों की जो संख्या है वो सबसे छोटी 4 है और सबसे बड़ी 35 है, तो इसको भी हमने 5-5 के डिफरेंस से y एक्सिस पर लिख लिया। अब 0 से 5 की आवृत्ति कितनी है, 5, तो इसको हमने 5 से मिलाया। 5 से 10 की आवृत्ति है 12, तो इसको हमने 12 से मिला दिया। इसके बाद 10 से 15 की आवृत्ति ये 10 है और ये 15, 10 से 15 की आवृत्ति है 20, तो इसको हमने 20 से मिलाया। 15 से 20 की आवृत्ति है 35, तो इसको हमने 35 से मिला दिया। इसके बाद 20 से 25 की आवृत्ति है 24, तो इसको हमने 24 से मिलाया। 25 से 30 की आवृत्ति है 12, तो इसको हमने 12 से मिलाया। और 30 से 35 की आवृत्ति है 4, तो इसको हमने 4 से मिला दिया। तो इस प्रकार से आवृत्ति आयात चित्र निर्मित होगा। निम्नलिखित आंकड़ों को वृत्त चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको ये आंकड़े दिए गए हैं, इनको वृत्त चित्र में बनाने के लिए हमें इन आंकड़ों को कोणों में बदलना होगा। कोणों में बदलने के लिए देखिए आंकड़ों का टोटल क्या है, 100 को हम जो वृत्त होता है उसके सभी कोणों का योग कितना होता है, 360। तो 100 को हम कितने के बराबर मानेंगे, 360 के बराबर। जैसे हम चूकी लगाते हैं, चूकी 100 बराबर है किसके, 360 के, तो एक, इसलिए एक कितने के बराबर होगा, 360/100, यानी कितने के बराबर होगा, 3.6 के बराबर। तो यदि हम इन सब संख्याओं में 3.6 का इंटू कर दें तो हमें कोण प्राप्त हो जाएंगे। जैसे 52 में 3 × 36 187, 20 × 3.6 72, 28 × 3.6 101, and 33 × 3.6 119, 27 × 3.6 97, 40 × 3.6 144, इनका टोटल 360। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि जितने भी अंक थे उनको हमने कोणों में बदल लिया। इसके बाद हम चांदे के द्वारा इन कोणों को पाई ग्राफ में अंकित करेंगे और इस प्रकार हमारे दोनों चित्र होंगे। ये वाला जो चित्र है वो 1996 का है और ये वाला जो चित्र है वो 2005-06 का है। So thank you.